वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आपके सामने आर्म्स एकेडमी की तरफ से प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का लेक्चर नंबर 2 लेके सामने हाजिर हूँ। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हाइड्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। हम लोगों ने इससे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिक्विड एट रेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर एट ए हाइट डेप्थ एच एंड उसमें हमने को ने क्या सीखा, बर्नौलीज हमने बॉयंसी भी सीखा, बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स कैसे लगता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। जब लिक्विड मोशन में रहता है तब उसके साथ क्या क्या एसोसिएट, कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और हमारे साथ मीन्स जब लिक्विड मोशन में होती है तब हम लोग इक्वेशन या एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं। तो क्या होता है, लिक्विड की अलग ही कहानी होती है सॉलिड से, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको हम लोग अभी मीन्स सरफेस नॉलेज लेना चाहेंगे जो हमारे मेडिकल में काम आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें सीखना है। सबसे पहले आता है व्हाट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, बताइए। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? It is study of liquid in motion. So when a fluid moves in such a way that there are relative motion among the fluid particles, the fluid is said to be flowing. तो अगर fluid flow करता है, relative motion होता है fluid के different layer के बीच में, then we can say that liquid or fluid is flowing. Fluid is flowing. Types of fluid flow, तो ये theoretical portion है, ये हमें क्या क्या कहना चाह रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है कि कितने प्रकार के फ्लो होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या आता है, एक स्टेडी फ्लो आता है। फ्लो कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेडी फ्लो, देन वी विल लर्न टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो। बट व्हाट इज स्टेडी फ्लो? जब पानी का, अगर इफ यू सी अ पाइप, सपोज दिस इज आवर पाइप थ्रू विच वाटर फ्लोज, सपोज दिस इज आवर पाइप, एंड इफ द मॉलिक्यूल, this is molecule, this is a molecule, this is molecule of water. When it is passing over here, it has velocity 1. When it is passing over here, it has velocity 2. It is passing over here, it has velocity 3. Steady flow is defined as that type of flow in which the fluid velocity at a point do not change with time. Now suppose this is molecule number 1, molecule number 2, molecule number 3. So in a steady flow, what does it indicate? That when the third molecule will reach the point at ABC, let this point be A, B, C. When the third molecule will reach the point C, it will have the same velocity that this molecule is having, that is velocity 3. Such kind of flows is called steady flow. एकदम आराम से flow निकल रहा है, that is a steady flow. Velocity at a point do not change. The fluid particle may have different velocities at other points पे velocity v1, v2, v3 होती है। इस टाइप के फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछा नहीं जाएगा और ये क्लास 11 का स्टफ है, सो मेनली वी रिक्वायर दैट पोर्शन विच हैज फॉर्मूला एसोसिएटेड विद इट, सो दैट उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। तो ये बस नॉलेज के लिए कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस अराइज नहीं होते हैं नीट के लिए। इन स्टेडी फ्लो ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट follow the same path and hence a unique line of flow is followed. This line or path is called streamline. This path is called streamline. अगर ये पार्टिकल जब तक यहां पहुंचेगा तो एक पाथ फॉलो करेगा, पीछे वाला मॉलिक्यूल भी वही पाथ फॉलो करेगा। तो when all the molecules are following their successor's path, the predecessors are following their successor path. In such type of flow, it is called steady flow, and it is a streamline flow, also called streamline flow. Streamlines do not intersect. Streamlines do not intersect each other. If they do so at any particular point of intersection, they can move in either direction and consequently the flow cannot be steady. अगर streamline flow है, then the means two lines or the streamlines cannot intersect each other. अगर intersect करने लगेंगे then it will not be steady, तब वो turbulent flow हो जाएगा, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहला flow क्या है, steady flow। दूसरा फ्लो क्या आ जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। मीन्स इफ यू माइट हैव सीन कि अगर इफ देयर इज अ कैन ऑफ ऑयल, अगर पता नहीं आपने खरीदा हो या देखा होगा कि नहीं, एक बड़ा सा टिन ऑफ कैन ऑफ ऑयल होता है।
आप उसके ऊपर में छेद करते हैं और एक राइट साइड में भी छेद करते हैं, ताकि जब आप उसको इन्वर्ट करें तो उसमें से लिक्विड बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। ऑयल बहुत अच्छे स्ट्रीमलाइन फ्लो में निकलता है। अगर आपने देखा होगा कोई शॉप में या घर में, अगर आपकी फैमिली कैंस लेके आती है एंड दे ट्राई टू पोर from the can into some jar the liquid means the oil, if you might have seen it. So दो छेद करना पड़ता है, जब तक प्रेशर अंदर नहीं जाएगा लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा अच्छे फ्लो में। इट विल इजेक्ट आउट बट नॉट विद अ प्रॉपर फ्लो। तो दो छेद किया जाता है, फ्रॉम वन लेफ्ट साइड वन टू द अदर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, एंड देन वी इन्वर्ट इट। तो उसमें से जो फ्लो निकलता है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो कौन सा निकलता है? तो पहले के जमाना में, या आप कभी रोड पे जा रहे हो, देयर इज सम काइंड ऑफ मींस टैप इन द ओपन रीजन, जो गवर्नमेंट टैप्स होते हैं, जब टैप ओपन करते हैं तो बहुत ही इरेगुलर फ्लो ऑफ वाटर निकलता है। दैट इरेगुलर फ्लो ऑफ वाटर इज टर्बुलेंट फ्लो। मींस द वेलोसिटीज ऑफ वाटर आर नॉट इन वन लाइन, इट इज टर्बुलेटिंग, और बहुत ही गंदे तरीके से वो चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है। बट आजकल अगर आप होटल्स में जाते हो, आप अपने घर में जैगवार की फिटिंग लगाते हो, तो जैगवार की फिटिंग या नल से जो पानी निकलता है दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। मीन्स एक पतले से लाइन में निकल रहा होगा, एक लाइन मीन्स एक पार्टिकल ऑफ वाटर भी उस लाइन को क्रॉस बाहर नहीं आ रहा होगा, एकदम प्रॉपर फ्लो में आ रहा होगा, दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो क्या दूसरा, दैट आई हैव टोल्ड यू, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार एंड टर्बुलेंट। व्हाट इज लैमिनार? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक laminar and turbulent. Turbulent is another type of flow, but before that we have to study laminar. Laminar flow is the flow in which fluid particles move along well defined streamlines which are straight and parallel. तो इसमें फ्लो में अगर आप एक पाइप में देखो, इफ आई ड्रॉ वन पाइप, लैमिनार क्या हो जाएगा? मीन्स तीन पार्टिकल्स अगर मैं लू, थ्री पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, मीन्स एक लैमिनर फ्लो होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इफ यू कैन सी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे वेलोसिटी v1 से, v2 से, v3 से, एंड लेट दिस बी पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए बी सी। दिस इज काइंड ऑफ लैमिनार फ्लो where the fluid particles are following one streamline, one straight line in a streamline flow. In laminar flow, the velocities at different point of the fluid may have different magnitude. It is very much similar to like steady flow, and but their directions are parallel. उनकी directions parallel ही होगी। दूसरा होगा उसका direction है, उसका flow ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना दूं, आपको पैरेलल ही दिखेंगे, दे माइट बी पैरेलल। thus the particles move in laminae or layers sliding smoothly over one above another. So this is called laminar flow. What is turbulent flow? Turbulent flow, I have given you example in the common life scenario. Turbulent flow is an irregular flow in which the particles move in a zigzag path, इधर उधर move करते रहते हैं, due to which eddy formations take place which are responsible for high energy losses. तो means randomly particles can move मीन्स इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसके चलते एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, टकराते रहता है, इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, उससे टकराएगा, एनर्जी लॉसेस होती हैं टर्बुलेंट फ्लो में। हाँ या ना? पार्टिकल स्वर्लिंग वे में भी जा सकता है। अगर आप एक वॉशिंग मशीन में जाके आप पानी स्टोर कर दो एंड टर्न द रोटर ऑन, द वाटर स्टार्ट स्वर्लिंग। तो टर्बुलेंट फ्लो में रैंडमली पार्टिकल इधर उधर, फ्लूइड का पार्टिकल्स रैंडम मोशन में जा सकता है एंड दे कोलाइड एंड दे लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैमिनार फ्लो एकदम स्टेडी फ्लो है। मींस लैमिना मींस अ प्लेन ऑफ लीफ इन इस मींस biology you might have studied about the lamina means a plane of leaf, एकदम लेयर बाय लेयर पैरेलली शिफ्ट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो उतना डिटेल में इसको नहीं जाना है, बस सरफेस नॉलेज समझ के आगे बढ़नी है, बिकॉज इट मींस अपने सिलेबस में ये बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन राइज नहीं होता है। नाउ कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, व्हाट डज इट से? इन compressible flow the density of fluid varies from point to point. अगर लिक्विड या फ्लूइड कंप्रेसिबल है, एक जगह दब जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी वन पॉइंट टू अनदर। द फ्लूइड डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, फ्लूइड की डेंसिटी बदलते रहती है। In an incompressible flow, the density of the fluid remains uniform throughout. नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्रेसिबल है, तो जो लिक्विड दब नहीं सकता, जो फ्लूइड दब नहीं सकता है, उसकी डेंसिटी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कहीं भी ले जाए तो कांस्टेंट ही रहेगी। लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो लिक्विड्स आर
प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस पहले से बहुत क्लोज होती है, सॉलिड जितनी तो नहीं होती है बट क्लोज होती है। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को बहुत हाई कंप्रेस मींस तरीके से हाईली तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल मतलब मॉलिक्यूल्स रोटेट हो सकते हैं। रोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स while flowing along the means different path lines also rotate and they're about their own axis, and in irrotational flow the particles do not rotate about their axis। irrotational flow में rotate नहीं कर सकते हैं, rotational flow में particle rotate कर सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपको पढ़नी है, ये आपको इससे न्यूमेरिकल बनती है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है। सपोज वी हैव वन पाइप, इस पाइप में एक तरफ बहुत बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और दूसरी तरफ बहुत छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और आपने इसको यूज भी किया अपने कॉमन डे टू डे लाइफ में। जब आप गार्डनिंग करने जाते हो तो आपके हाथ में पाइप होता है एंड यू आर वाटरिंग द प्लांट्स। मान लो बहुत दूर में एक प्लांट है और आप वहां तक जाना नहीं चाहते हो, आपका पाइप वहां तक पहुंच नहीं सकता। व्हाट डू, यू प्रेस द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट वाटर की वेलोसिटी जो निकल रही है वो इंक्रीज हो जाती है एंड कैन रीच टू द लॉन्ग डिस्टेंस। ये कॉमन फिनोमेनन है जो आप यूज करते हो बट उसके पीछे का साइंस नहीं जान रहे होते। क्या होता है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक सेकेंड में पाइप में एंटर किया है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर को दूसरे एंड से निकलना होगा। अदरवाइज मींस कि वो पानी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पानी अगर इधर से 10 लीटर जा रहा है एक सेकेंड में, उधर से 10 लीटर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बीच में पानी जो स्टैकिंग अप, कहीं रुक रहा है, जम रहा है, जमा हो रहा है। बट ऐसा अलाउड नहीं है इन रेगुलर फ्लो, इन लैमिनार फ्लो, और हम लोग मान के चलते पानी इज, तो फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, मींस कंप्रेस भी नहीं हो सकता है। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है ये क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट डज इट से, इन स्टेडी फ्लो, हम लोग स्टेडी फ्लो में मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू अ ट्यूब of a flow in a particular time interval is equal to the mass of fluid leaving the tube। जितना एंटर हो रहा है उतना लीव करना चाहिए। द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, अगर 2 सेकेंड 10 सेकेंड में अगर कुछ मास ऑफ वाटर इज एंटरिंग तो अगले 10 सेकेंड में उतना मास ऑफ वाटर को एग्जिट होना ही होगा, मास ऑफ वाटर। सो बेसिकली दे आर सेइंग मास पर यूनिट टाइम must be equal to the mass exiting, entering must be equal to exiting, entering mass of water entering, mass entering per unit time is equal to mass exiting per unit time, per unit time। तो क्या हो जाएगा, यानी अगर मास को हम लिखे तो मास इज व्हाट, टेल मी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वी नो मास इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं बात करूं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो क्या हो जाएगा सर, मास इज इक्वल टू रो वन ए वन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हमने रो वन और वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया, एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर आप ध्यान दो कैसे ये आ गया एरिया इनटू वेलोसिटी, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। सर मास m1 बाई t1 मस्ट बी इक्वल टू m2 बाई t2। सर मास क्या होता है सर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी divided by T1 must be equal to volume into density, volume into density divided by T2। सर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ इनटू रो डिवाइडेड बाय, अगर आप देखोगे तो टाइम, सो इज इक्वल टू एरिया A2 A1 लेंथ 1 इनटू रो 1
डेंसिटी जो जा रही है एक तरफ से, पानी जो जा रही है, हम लोग मान के चलते इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकती है, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो वी विल टेक इट एज रो ओनली। हम लोग स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हैं। A2 लेंथ 2 इनटू डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो डेंसिटी रख सकते हैं बाई डिवाइडेड बाई टाइम T2। सर एरिया A1, लेंथ पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू रो से रो कट जाएगा A2 V2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। A1 V1 is equal to A2 V2. This is the principle of continuity. Principle of continuity मतलब जितना पानी amount of water entering per unit time in one area, one cross section, उतना amount of water means निकलना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या आता है? फाइनली फॉर्मूला what it is deducing to A1 V1 is equal to A2 V2, where A1 is the area of cross section, A is area of cross section, and V is velocity. Area of cross section. What is velocity? V is velocity. Velocity at point 1, and this is area at point another cross section, and velocity at another point. हाँ या ना? So this is the deducing means expression for principle of continuity या equation of continuity. यानी volume flux is equal to rate of flow of volume is equal to rate of means volume of liquid flowing per second. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dV by dt भी बोलते हैं। volume rate of volume flux या rate of flow must be constant. तो मेनली ये फॉर्मूला आपको A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 याद रखनी पड़ेगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा? तो हम लोग आराम से यहाँ पे मींस वॉल्यूम फ्लक्स क्या लिख सकते हैं सर? मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड। मीटर क्यूब को लीटर में भी लिख सकते हैं, और मास इनटू लेंथ भी लिख सकते हैं। क्यों? तो सर अपना क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर, अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया। हाँ या ना? तो वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या बचेगा? मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपना यूनिट आ जाएगा। और ये अगर देखिए तो मास इनटू लेंथ पर यूनिट टाइम। क्यों? तो यही तो आ रहा था अपना। अगर आपने याद होगा A1 अपना, अगर ध्यान दो तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। अभी यहाँ पे अपना क्या आ रहा था? नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखे तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना? लेंथ पर यूनिट टाइम एरिया इनटू लेंथ पर यूनिट टाइम, एरिया इनटू लेंथ पर यूनिट टाइम। सो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर बाय टाइम टेकन, व्हाट इट इज बॉइलिंग डाउन टू मीटर पर इनटू लेंथ पर यूनिट सेकेंड। ओके, सो इट इज बेसिकली मीटर स्क्वायर पर लेंथ यूनिट सेकेंड होगा, या मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर यूनिट, मीटर स्क्वायर इनटू लेंथ पर यूनिट सेकेंड, यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिट से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, an incompressible fluid means it cannot be compressed. Fluids liquid flow through the horizontal tube as shown in the figure. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the figure. Find the velocity of the v of the fluid. यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एरिया दिया हुआ 3a 2a and 1.5a। तो हम लिख सकते हैं सर रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो। रेट ऑफ इनफ्लो मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो। जितना पानी 1 सेकेंड में अंदर जा रहा है, उतना पानी 1 सेकेंड में बाहर निकलना भी चाहिए। क्या हो जाएगा बोलो सर? एरिया, एरिया यहाँ का क्या है? 3 एरिया इनटू वेलोसिटी इज व्हाट? 6, मस्ट बी इक्वल टू आउटफ्लो निकल रहा है यहां से, दैट इज 2a इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी सर? 1.5 प्लस व्हाट सर? 1.5 टाइम्स ऑफ a into velocity v. Now we can find out sir a तो कट जाएगा, so b is what? Basically 6 3 जा 18 minus 1.5 into 2 is 3, so minus 3, so it is 15 meter. Okay, there it is divided by okay 2a into 1.5 1.5, so it must be divided by 1.5 as well, 15 meter per second. So now what is velocity of 15 divided by 1.5? It will come as how much? So 10 meter per second is the velocity of the water exiting from this point. Yes or no? आसानी से हम निकाल सकते हैं by using the principle of equation of continuity.
Next, second question. An incompressible liquid flows in a tube from left to right as shown in the figure. D1 and D2 are the diameters of the portion of the tube as shown. Find the ratio of speed V1 and V2. So if I write, sir, here means at point rate means A1, V1 must be equal to A2, V2 from equation of continuity. What is the area of this region? Sir, pi into D1 and D2 are the diameters. So D1 by 2 ka whole square pi r square into what is the velocity V1 is equal to pi D2 by 2 ka whole square, that is area into V2. So if we see what it is coming, tell me. Sir, pi से pi gone. Now 2 to 2 gone. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं implies सर d1 square by 4 into v1 is equal to d2 square by 4 into v2. So what it is coming, 4 से 4 will get cancelled and v1 by v2 ratio is coming as d2 by d1 का whole square. Ratio of the velocity is equal to ratio of the diameters in the inverse of the inverse diameters का square. That is the ratio. जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी कम होगी, जहां की वेलोसिटी कम होगी वहां का एरिया जरूर ज्यादा होगा. ये चीज आपने देखा. That's why when you press the mouth of the pipe while watering, the area gets very less, area gets reduced, and so the velocity of the water increases at that point. Are you understanding what you are doing over there? हम लोग एरिया कम कर देते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाता है, जिससे पानी दूर जाता है. हाँ या ना? Now next. Now the second equation of continuity has finished. Now Bernoulli's theorem. First one was based on the conservation of mass. Now second, this Bernoulli's theorem is based on the conservation of energy of fluid. Conservation of energy of fluid. Energy of fluid. What it is saying, Bernoulli's theorem is a mathematical expression of the law of conservation of mechanical energy. So see here the first line is saying mathematical expression for the law of conservation of mechanical energy conservation in fluid dynamics. Bernoulli's theorem is applicable to ideal fluids. The fluid must be what? Ideal fluid. Ideal fluid ki what are the properties of ideal fluid? These are the properties of ideal fluid. Characteristics of ideal fluid are it should be irrotational, incompressible, non-viscous, steady and irrotational. It should be incompressible, दबाया नहीं जाना चाहिए. Non-viscous, उसके अंदर में कोई viscosity नहीं होनी चाहिए, friction नहीं होना चाहिए. Viscosity हम लोग पढ़ेंगे, friction नहीं होना चाहिए, frictionless. तभी तो we have seen जहां भी फ्रिक्शन होता है वहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं. जहां भी फ्रिक्शन ना हो, बाकी कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए फ्लूइड, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, एकदम वेलोसिटीज मेंटेन्ड होना चाहिए अलोंग द लाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, and the fluid should be irrotational. रोटेशनल नहीं होना चाहिए, irrotational, because अगर steady नहीं होगा, turbulent होगा, it will lose energy in the form of kinetic energy because water molecules will be moving randomly and they will collide and they will lose energy to the environment. Fluid must be irrotational. घूमना नहीं चाहिए, fluid एकदम सीधा flow करना चाहिए. हाँ या ना? तभी हम लोग बर्नौलीज का प्रिंसिपल लगा सकते हैं. Every volume at a point, every volume at a point in an ideal fluid is associated with three kind of energy. Means pani, whenever water or fluid is flowing, fluid means any liquid is flowing, we can associate three types of energies for a fluid or a liquid. What are the three kind of energies? Kinetic energy per unit volume, पहला चीज, kinetic energy per unit volume. So what is kinetic energy? Half mv square divided by volume. So kinetic energy per unit volume, what it will become? Half m v square is the velocity divided by volume. So mass per unit volume is called rho, density. So kinetic energy per unit volume, what it will become? Half rho v square. So काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग सॉलिड्स के लिए पढ़ते थे तो वहां काइनेटिक एनर्जी लेते थे. यहाँ लिक्विड के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे क्योंकि डेंसिटी चेंज जनरली नहीं होता है. इनकम्प्रेसिबल माना जाता है तो लिक्विड का डेंसिटी नहीं चेंज होता है. सो वी वांट टू राइट लिक्विड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी rather than writing in terms of mass. हाँ या ना? Density is a very unique property of fluid. So half rho v square.
So this is the first energy associated with any fluid at a point, volume point. Second is potential energy per unit volume. So what is mechanical energy, kinetic energy, potential energy? So second will be potential energy, but in fluid one more energy comes, and that is what we will see in the later part. First of all, potential energy per unit volume. So if a liquid of mass m and volume v is at a height h above the surface of the earth, then potential energy is mgh, and potential energy per unit volume क्या हो जाएगा सर? potential energy पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चा? mgh divided by volume. So mass per unit volume is what? Tell me, students. So rho gh. So whatever we were writing for solid in terms of mass, for the same liquid we are writing in terms of density. Why? Because density is a very unique property of the fluid right now. So we're getting everything. First of all, kinetic energy per unit volume half rho v square. Now potential energy rho gh, not mgh, rho gh. हाँ है ना? Now moving ahead, the third energy that is associated is pressure energy per unit volume. सर ये तो सॉलिड्स में नहीं था. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब लगाते थे सॉलिड्स में, हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेते थे. ये प्रेशर एनर्जी तो नहीं था. So this is a special type of energy that is associated with the fluids. ये liquid के साथ associate होता है. ये अपने solid के साथ नहीं associate होता है. हाँ या ना? तो it is very much associated with fluids. और पानी के पास एक्स्ट्रा प्रेशर वाली एनर्जी होती है, क्योंकि हमने स्टैटिक्स में देखा जैसे जैसे पानी के नीचे जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होता है, प्रेशर एनर्जी. सो इफ लिक्विड मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस L due to pressure P of on an area A, there is a pressure energy. Pressure का means अगर तो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड से अगर लो एल्टीट्यूड पे पानी को छोड़ा जाए तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा. बट यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे लो प्रेशर होगा. इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. हाँ या ना? सो हाई एल्टीट्यूड पे means basically pressure is moved. So water fluid flows from higher pressure region to lower pressure region. So work done, pressure energy is work done. Work जो होगा, work is equal to force into displacement. Force is what? Pressure into area into displacement. Force क्या होता है? We know force is what? Pressure into area. Pressure into area. Into area. Force into displacement is what? Work is equal to what? Pressure energy. So pressure energy per unit volume क्या हो जाएगा? Pressure energy divided by volume. So basically क्या हो जाएगा? Pressure energy कितना था? P into A into L. This is what? PV. So what was pressure energy? PV. Pressure energy divided per unit volume क्या हो जाएगा? PV divided by volume. So volume will get cancelled and only P will be left. So this is three kind of energy, that is kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, and third is pressure energy per unit volume. Pressure energy is how much? P into A into L, that is PV. और हम लोग गैसेस के लिए पढ़े भी हैं, PV is equal to nRT. PV is what? Work done by gas is PV also. So work done हम लोग आगे जाके सीखेंगे गैसेस में PV ही होता है. तो प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा? P into V. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? PV by वॉल्यूम. V से V कैंसिल, P will be left. So what is Bernoulli's equation? According to Bernoulli's theorem, हमारा क्या कहता है सर? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट. सो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, everything per unit volume, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, plus potential energy per unit volume should be constant. So P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square. आया ना? वहां पे क्या पढ़ते थे हम लोग सर? U1 potential energy plus kinetic energy, U1 plus K1 is equal to U2 plus K2. That is here we are learning U1 plus K1 plus P1 is equal to U2 plus K2 plus P2. हाँ है ना? So one more energy has come, that is pressure energy. So we can write this equation and it is one of the most important expression because इस पे हमें बहुत सारे numericals मिलेंगे. हाँ है ना? बहुत सारे numericals मिलेंगे. Now what it is saying, see, equation of Bernoulli's equation, the equation is the Bernoulli equation and expresses the principle of conservation of mechanical energy in case of moving fluids.
अगर उसके पास वेलोसिटी होगी तो, इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant along a streamline in an ideal fluid flow. So this is the basic Bernoulli's equation. Now if Bernoulli equation या energy per unit volume भी बोल सकते हैं इसको, if we take energy per unit mass, तो हम लोग क्या करेंगे, if you remember PV plus mgh plus half mv square must be equal to constant, ये भी लिख सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन, हाँ या ना। नाउ सपोज वी डिवाइड इट बाय मास, एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास से, यहाँ पे मास से, यहाँ पे मास से, मास मास कैंसिल, मास मास कैंसिल, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज डेंस p by rho, so it becomes p by rho plus v square by 2, v square by 2, यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 GH इज कांस्टेंट। ये कब, जब हमने एनर्जी को मास से डिवाइड किया, जब और एनर्जी को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो बर्नौलीज इक्वेशन आया था। ये भी एक्सप्रेशन चलता है बट यू हैव टू रिमेंबर बर्नौलीज ओनली। नाउ एनर्जी पर यूनिट वेट, हाँ ये पूछा जाता है क्योंकि ये कभी कभी पूछा गया है नीट में। व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वेट, इफ यू डिवाइड इट बाय मास देन इट इज पर यूनिट मास। नाउ इफ यू वांट टू डिवाइड इट पर यूनिट वेट यू हैव टू डिवाइड इट बाय g. So what does it become, p by rho g. Here if we divide it by g it becomes what, g get cancelled and it becomes v square by 2g and h. So this all things are called pressure head, ये पहला पार्ट को pressure head बोलते हैं, velocity head and potential head, h is called potential head। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। So you need to remember this one when the energies are divided per unit weight, पर यूनिट वेट अगर, तो उससे जो कोएफिशिएंट्स मिलेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, नाम दिया गया उनको, नाम क्या है, p by rho g इज प्रेशर हेड, v square by 2g इज v square वेलोसिटी हेड एंड h इज इक्वल टू कॉल्ड पोटेंशियल हेड। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आया ना। चलिए आगे बढ़े। सी क्वेश्चन नंबर, सपोज टेक इट एज थर्ड has come in front of us. Let us solve this question. Water from a tap emerges vertically downward with an initial speed of 3 meter per second. Initial speed 3. The cross section of the area of the tap is given. Assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and the flow is steady. धीरे धीरे जा रहा है, मतलब steady flow है. Find the cross sectional area of the stream 80 centimeter below the tap. थोड़ा सा drawing कर लेते हैं to understand the concept. यहां पे हमारा टैप है, यहां से पानी निकल रही है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एरिया घटती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एरिया घटनी चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। What is happening? Water is falling from a tap and they are asking what will be the area of, what will be they are asking कि नीचे जाके उसकी means शुरुआत में water is emerging vertically downward with an initial speed of 3 meter per second. So यहाँ से velocity is 3 meter per second. The cross section area of the tap is 2 meter square. यहाँ का एरिया दिया हुआ है 2 meter square. Okay, हाँ या ना। Assume that the pressure is constant in the streamline flow, means यहाँ की pressure, यहाँ का P1 is equal to यहाँ का pressure P1. Assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and that can flow is steady, and that the flow is steady. Find the cross sectional area of stream at 80 centimeter नीचे down. So what is the height? Height is 80 centimeter. Height is 80 centimeter. सर तो पानी फ्री फॉल हो रहा है, पानी water droplets will gain speed, so velocity is what, root under 2gh. तो यहाँ पे जब निकल रहा है वहां पे, तो हमारा क्या पूछ रहा है वो, इनिशियल स्पीड दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा, हाइट अगर हमें पता है तो v इज इक्वल टू 2gh, प्री फॉल नहीं हो रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाना पड़ेगा. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर मूविंग सम डिस्प्लेसमेंट इज u स्क्वायर प्लस 2as. इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 3, इट बिकम्स 9 प्लस 2 into g मतलब 10 into what is s displacement, sir 80/100. So it becomes 9 plus 16, it is 25 meter per second. So v square is 25, implies v is what, sir, 5 meter per second. Now since we have got the velocity over here, if we know the area and velocity, we can apply the what, equation of continuity. By equation of continuity, we can write what, sir, a1 v1 is equal to a2 v2. Area 1 is given how much, area 1 is given of area 2 meter square, 2 into velocity initial was 3, area 2 we have to find, into velocity we have found out 5. So it is a2 is what, 6/5, basically 1.2 meter square. So area has reduced, पहले area ज्यादा था, बाद में area कम हो जाएगा, हाँ या ना. So basically this is the way to solve. Sir इसमें Bernoulli नहीं लगा because we haven't applied the Bernoulli. We haven't applied Bernoulli, but rho gh. Okay, one thing is changing, what you can say, pressure is constant, but the height of the water is changing. So we means when the height of the water is changing, we cannot only apply equation of continuity, we have to apply what, Bernoulli's principle we will have to apply. By Bernoulli's theorem, if सिंपल सी बात है सर, वो पहली वाली जो हमने किया बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग. हियर वाटर हैड डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, हियर वाटर इज हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी. तो मुझे नहीं पता, वी विल टेक वन रेफरेंस लाइन, आई विल टेक वन रेफरेंस लाइन, दिस इज रेफरेंस लाइन for potential energy. So we will see what can we write, sir, P1 plus rho g h1 plus half rho v1 square is equal to P2 is only P1 rho g h2 plus half rho v2 square. ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 1 है, आया ना. So P1 and P1 will get cancelled because it is saying pressure remains same. Sir यहाँ पे height कितना है शुरुआत में, rho g height, what is height, height is 80 centimeter into 80 divided by 100, है ना, plus half rho, पहले velocity कितनी थी शुरुआत में, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 3 9 is equal to, सर रो सबसे उड़ा सकते हैं, रो 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 जी, यहाँ पे हाइट कितनी है 0 प्लस हाफ रो, रो तो कट गया, रो कट जाएगा, v2 स्क्वायर. सर यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v2 स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो v2 यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं. बेसिकली वी आर एबल टू फाइंड व्हाट, वेलोसिटी ओनली. तो यहाँ से वेलोसिटी तो हमने वैसे भी निकाल लिया था, v स्क्वायर जो 5 मीटर पर सेकेंड आता, वो कितनी आ जाएगी बच्चा बोलो. तो सी ये 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो वेलोसिटी स्क्वायर इज कमिंग व्हाट, 2 will get this side, 2 into g into h. We are able to calculate, this is the second method to calculate the velocity, method to calculate velocity, and it is coming same as what, same as this one. It is coming same as this one because you can see 9/2. So if you multiply 9/2, we will multiply 9/2, what it will become, we will multiply each term by 2, it will get 9, and here it will become 16. So same thing आ जाएगा, यहाँ से velocity क्या आ जाएगा, 5 meter per second. Now once we have found out the velocity, they are asking you what, assume the pressure cross sectional at that point, then equation of continuity लगा दीजिए, equation of continuity. What does equation of continuity say, sir, a1 v1 is equal to a2 v2. Sir a1 area क्या है अपना, 2 meter square, 2 into what is velocity 3, a2 अपना क्या है निकालना है सर,
and what is the velocity? We have got 5 meter per second. So we get A2 is what? 6 by 5, that is nothing but 1.2 meter square. हम लोगों ने ये पहले फाइंड किया था, बट आई वाज थिंकिंग कि बर्नौलीज से भी कंफर्म कर लेते हैं इसको कि वेलोसिटी कितनी आ रही है. ये तो हमने क्या लगा लिया था, ये वी डिड बाय यूजिंग काइनेमैटिक्स. दिस इज बाय काइनेमैटिक्स, सो दैट यू नो हाउ टू यूज बर्नौलीज. और ये किससे है? बाय बर्नौलीज थ्योरम. ये बर्नौलीज थ्योरम से. दोनों से मेरे को आ रहा है क्या? वेलोसिटी 5 ही आ रही है, यहां भी 5 ही आ रही है. देन वी यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू गेट द एरिया. हाँ या ना? आई होप यू आर गेटिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The pressure of water in a water pipe when tap is opened and closed is given. Pressure is given. Find the velocity of the water flowing from the open tap. जब ओपन करेंगे तो ओपन टैप से वेलोसिटी कितना निकलेगा. फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन एन ओपन टैप. जब खुला हुआ पाइप है तो मींस वो ओपन. द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन. टैप जब खुला हुआ है. देन एंड क्लोज, जब ओपन है तब इतना प्रेशर है, जब क्लोज कर दिया मींस टैप को, देन उतना प्रेशर है. तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द ओपन टैप. ठीक है, मान लो मेरा ये पाइप है, ये पाइप है. हाँ है ना? एंड इट इज कनेक्टेड टू अ टैप. यहां पे टैप से कनेक्टेड है. हाँ है ना? प्रेशर इज गिवन. सपोज व्हेन दिस इज, एंड यहां से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा. यहां से पानी निकलेगा. नाउ टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. सर, प्रेशर ऑफ वाटर इन वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन. जब टैप को खोलेंगे तो यहां से पानी निकलना चालू होगा. हाँ या ना? एंड जब क्लोज कर देंगे तो यहां से पानी निकलना बंद हो जाएगा. उस समय में जब पानी निकलना बंद हो जाएगा, देन प्रेशर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर? 0. और जब खुला हुआ तब कुछ वेलोसिटी है. तो पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर जब हमने टैप को खोला था. तो हम लोग 2 कंडीशन ले रहे हैं, दोनों में एनर्जी कंजर्व रहेगा. मींस कंडीशन 1, कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं क्या? बर्नौलीज, अप्लाइंग बर्नौलीज फॉर कंडीशन 1 and 2. अप्लाइंग Bernoulli's theorem for open and closed condition. Open and closed condition. तो जब प्रेशर ओपन है, प्रेशर ऑफ ओपन प्लस जब ओपन रहेगा तो वी डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी, रो v1 स्क्वायर, प्लस मान के चल रहे पाइप का लेवल तो सेम है, पाइप ऊपर से नीचे रन नहीं कर रहा, बोला नहीं ऐसा, तो हम लोग मान के चल रहे हैं इट इज हाइट इज रो जी एच. जब प्रेशर व्हेन द पाइप इज क्लोज या व्हेन द टैप इज क्लोज्ड, प्लस सर जब क्लोज कर देंगे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट? सर 0, हाफ रो v2 स्क्वायर या v क्लोज्ड स्क्वायर प्लस रो जी एच. हाइट तो सेम रहेगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा. प्रेशर ओपन का कितना दिया हुआ है? व्हेन द पाइप इज ओपन, टैप इज ओपन, सो 2 into 10 to the power 5 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, रहने दो v1 स्क्वायर, इज इक्वल टू प्रेशर क्लोज का क्या दिया हुआ है? 2.5 into 10 to the power 5. क्या हो जाएगा बच्चा? हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 10 to the power 5 कॉमन ले लूं तो 2.5 minus 2 हो जाएगा. सो हाफ रो v1 स्क्वायर, it is something like what? 0.5 into, so 5 into 10 to the power 4. आया ना? So v1 will become what? v1 square is 2 means 10 to the power 5 divided by rho of water. Yes or no? 5 2 are 10, 10 to the power 5. So it will become how much? 10 to the power 5 divided by what is the density of water? 1000.
So V1 square is coming as 100. So V1 is nothing but 10 meter per second. This is the velocity of water when the tap is open. Yes or no? When it is closed, the velocity becomes 0. बातें समझ में आ रही है? In this way, we can apply the Bernoulli's theorem. Next, question number 3rd. Not question number 3rd. Question number 5th. Question number 5th. In a horizontal pipe, the flowing oil pressure falls by 8 Newton per meter square between 2 points separated by 1 meter की दूरी पे. Find the change in the kinetic energy per unit mass of oil at these points. Okay. Now, what can we see? Suppose in a pipe which is at the same level, here point number 1 and here point number 2. Suppose oil is going. Oil is flowing. What it is saying, in a horizontal pipe, the flowing of oil pressure falls. Pressure fall कर जाता है, गिर जाता है. By how much? 8. So by applying BT between Bernoulli's theorem for point 1 and 2, so pressure at 1 plus half rho V1 square, velocity is half rho V1 square. Okay, and what is rho g at height? Let it be rho gh. Sir, height above this water means horizontal ground level. This is the water ground level, and let the height, if it is horizontal, then the height of this point is h. Then this point will be also h. So it will get cancel out. So is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho gh only. Get cancelled. Suppose क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो कैंसल्ड हो गया. यहाँ पे अगर एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है मींस काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर ज्यादा होगा. तो हम ये मान के चल रहे हैं एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो ये P1 को ज्यादा होना होगा क्योंकि समेशन शुड बी कांस्टेंट. लॉजिक ये समझ में आ रहा है? मैं मान के चल रहा हूं P1 ज्यादा है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ रो कॉमन ले लो V2 square minus V1 square. Pressure difference is how much? 8 is equal to half rho V1. What is asking? Find the change in kinetic energy per unit mass. Kinetic energy change क्या होता है? Half m V2 square minus V1 square. ये होता है change in kinetic energy divided by per unit mass. से mass को cancel कर देंगे तो बस इतना half V2 minus V1 चाहिए मुझे. तो half rho V2 square minus V1 square का वैल्यू 8 है. So it will go to means V2 half रहने दो, we want half V2 square minus V1 square. What it will become? 8 divided by rho. What is rho given? 8 divided by 800. So it becomes how much? 1 by 100 times. This is 1 by 100 is the answer. So see, you wanted to find half V2 square minus V1 square. In this way, we can apply the BT and find out the difference of the kinetic energy per unit mass. Question number 6. Please try it by yourself as well. In a bucket shown in the figure, water is kept. इस bucket में पानी रखा हुआ है. Find the speed at which water will be coming out of the bottom surface. Bottom surface से पानी निकालना है. Is about what will be the find the speed, किस velocity से पानी निकल रहा होगा from the bottom surface if it is removed. If it is removed, अगर नीचे bottom का surface हटा दिया तो किस speed से पानी निकलेगा, and its top level maintain किया हुआ जो पानी था, यानी जिस स्पीड से ऊपर से पानी गिर रहा होगा उसी स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा होगा, तो ऊपर वाले पॉइंट का कुछ भी स्पीड होगा. मान लीजिए जिस स्पीड से अमाउंट ऑफ रेट ऑफ पानी जितना नीचे ऊपर से गिर रहा है उतने पानी से भरा जा रहा है,
तो काइंड ऑफ ये पाइप हो गया जिसमें कुछ स्पीड से पानी आ रहा है यहाँ पे और कुछ स्पीड से पानी यहाँ गिर रहा होगा और वहां ऊपर का पानी का लेवल मेंटेन्ड, अदरवाइज पानी खाली हो जाएगा, आया ना। तो टॉप लेवल इज मेंटेन्ड बाय प्योरिंग द लिक्विड थ्रू आउट द टैप। तो ये मत समझना कि टॉप वाले सरफेस का कोई वेलोसिटी नहीं होगा, गलत। टॉप वाले सरफेस की जो वेलोसिटी होगी, जो उतना पानी ऊपर से आ रहा होगा, तो जरूर कुछ पानी ऊपर वाले सरफेस का भी वेलोसिटी होगा और वो पानी कम नहीं होने दे रहा है क्योंकि कुछ रेट ऑफ सप्लाई पानी, रेट ऑफ पानी जो यहां से गिरा है उतना ही रेट ऑफ पानी टैप से आ रहा है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नॉट द वेलोसिटी। यानी डीवी बाई डी टी, वॉल्यूम डिस्चार्ज जितना ऊपर से हो रहा है उतना ही वॉल्यूम टैप से भी आ रहा होगा, है ना। तो आई डोंट नीड टू कंसिडर दैट मच, मुझे उतना देखना नहीं है, बट यहां ये लगाया जा सकता है कि सर A1 V1 बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दो चीज लगानी पड़ेगी हमें क्योंकि ना यहाँ का वेलोसिटी दिया है यहाँ का भी नहीं दिया है, तो दो इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या बोल सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टेल मी। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन से सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सर यहाँ को 1 नंबर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ को 2 नंबर पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ की एरिया क्या हो जाएगी सर, पाई रेडियस 1 स्क्वायर यानी 10/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल सॉरी इंटू V1 इज इक्वल टू एरिया टू पाई 8/100 का होल स्क्वायर इंटू V2। पाई से पाई गॉन, सर V1 इज इक्वल टू हाउ मच सर 8 इन स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इंटू V2। सो व्हाट डज इट बिकम, इट इज 64.64 times of V2, आया ना। सो V1 इज इक्वल टू पॉइंट पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ओके, 64 टाइम्स ऑफ V2। ये हमारा आ गया है, बट वी नीड वन मोर इक्वेशन। हाउ वी विल गेट, बाय बर्नौलीज थ्योरम, बाय BT थ्योरम, व्हाट कैन वी राइट सर, pressure if the bucket shown in the figure is kept, find the speed at which the water is coming out of the bottom surface is removed। okay, we don't know, या सर यहाँ पे भी ओपन एरिया है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सो P नॉट प्लस, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। सो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G, what is the height, height is H, whatever, let it be, this height be H, let this height be H। now इज इक्वल टू, नीचे में जब हम हटाएंगे तो वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा P नॉट, प्लस वहां पे हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा, सही है, इनटू सर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, कोई हाइट ही नहीं। सो P नॉट से P नॉट कैंसिल, हाफ रो रहने दो, V1 स्क्वायर, V1 का अगर स्क्वायर करेंगे, V1 स्क्वायर अगर करेंगे तो लेट मी सी, V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, टेल मी। या यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं सर, रो G H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, आया ना। सर रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड 2 इंटू G, लेट इट बी व्हाट द G वैल्यू इज गिवन 10 इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज गिवन हाउ मच 1.8 is equal to V1 minus V2 and V1 plus V2 square। So we can use what sir, V2 square minus, अगर हम V1 square करें तो क्या हो जाएगा 8/10 का, V1 by V2 is 8 square by 10 square। So basically 64 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू V1 by V2 is equal to 8 square, yeah 8 square 8, and it was given centimeter got cancel out, 8 by 8 square pi r square। So 8 square by 10 square, 64 by 100
so 64 by 100 का स्क्वायर, तो व्हाट इट विल गेट, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 64 by 100। ओके, 64 by 100 का स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर इज इतना v2 स्क्वायर, हाँ या ना? So what it is asking, sir, v2, it is asking the velocity at 2 only, so the calculation is coming little tricky. v2 square, so 100 का square minus 64 square, let the v2 square be common, what it will become, अगर हम v2 square common कर लेते हैं, what will become 1 minus 0.64 का whole square, 0.64 का whole square is equal to 2 into 18, 36. So v2 square is coming how much? So 36 divided by 1 minus 0.64 का whole square. So this is coming as v2 is equal to root under 36 divided by 1 minus 0.64 का whole square. थोड़ी गंदी वैल्यू है, but we can get it. 6 का square is 36, so something like that it will come 36 divided by 1 minus 36. So in this way we can get the value. The values are not given very good, so that's why the values is coming dirty, but you are understanding the concept what we are using. By equation of continuity we got the relation between v1 and v2, and then by Bernoulli's theorem we can find the value of v1 and v2 by using the equation. Yes or no? थोड़ा वैल्यू गंदा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, वैल्यूज गंदे दिए हुए इसीलिए ऐसा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Yeah, now then in the next video, this video means let it be up to here. In the next video we will learn about the application of the Bernoulli's theorem. बहुत जगह इसके एप्लीकेशन है, अपने स्मॉल ऑरिफिस है, एंड वी हैव वन मींस वेंचुरी मीटर एज वेल। हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, उसको डिटेल में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।